नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार तो बनी हुई है। रफ्तार आप ऐसे नहीं दिखेगी आपको, शायद इंडेक्स फ्रंट पे बाजार आज दायरे में ही दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और ये ब्रॉडर मार्केट्स की खरीदारी जो है ये बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है। पहले फर्स्ट हाफ में और ज़्यादा बेटर थी, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुई है, लेकिन फिर भी आपको एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के फेवर में दिखाई पड़ेगा। 1450 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1000 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी फ्रंट या सेंसेक्स फ्रंट की अगर बात की है तो करीब करीब 400 की गिरावट है। सेंसेक्स में ½ नीचे है, निफ्टी ½ नीचे है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब ½ ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब ½ का उछाल है और एडवांस डिक्लाइन में 1500 शेयर तेजी में और 1000 शेयरों में बिकवाली है। आज का स्टार परफॉर्मर है पीएसयू बैंक। कल एफएम के साथ जो मीटिंग हुई थी यानी शुक्रवार को, उसके बाद आज पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में तेजी है। मिड कैप सेलेक्ट तेजी में है, मीडिया तेजी में है, प्रेशर है एफएमसीजी में और ऑटो में जो कि ½ नीचे कामकाज कर रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ लवलेश सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आपके सवालों पर भी और अदरवाइज भी। लवलेश सर, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, लास्ट टाइम जब मिले तो कुछ और जगह पे आप बैठे थे। ऑल सेट, नया ऑफिस लिया क्या? वही बैकग्राउंड है सुमित जी, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से एस्थेटिक्स चेंज करे हैं। बाकी बैकग्राउंड तो वही है। बाजार का सेटअप भी तब से बदल गया लवलेश जी। उस समय बियरिश हुआ करता था, अब थोड़ा बुलिश साइड दिख रहा है। कैसा देख रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? नहीं, डेफिनेटली बाजार का सेटअप तो चेंज हुआ है, क्योंकि बाजार ने मेरे ख्याल से पिछले 1 से 2 महीने में जो ग्लोबल इवेंट्स को एब्जॉर्ब करा है, वो काफी एक ये तो दर्शाता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है। मार्केट ने जिस तरह से हमको एक रैली दी थी 12 से 13% की कंजिक्यूटिवली 7 से 8 दिन, उसके बाद ये जो ठहराव है मेरे ख्याल से ये बनता भी है। पर मुझे लगता है कि कंप्लेसेंट मार्केट है, एज इन वोलैटिलिटी थोड़ी सी सबड्यूड है, बीच बीच में आती है। पर आई थिंक यहाँ पे बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है वो रहेगी। इतनी एकदम तेज, जैसे आपने बताया, थोड़ी सी ब्रेथ डीप आपको मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट 1-1.5% चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। पर नीचे के स्तर पर मेरे ख्याल से निवेशकों को यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। निफ्टी 25,500 आ रही है, तो अब हम एक रेंज जो हमने तोड़ी है 25,200 से 24,800 की, मेरे ख्याल से नीचे में 25,200 से 300 एक नया बेस है निफ्टी के लिए। निवेशकों को वहां ध्यान देना चाहिए। और बैंक निफ्टी ऑब्वियसली आउट परफॉर्मर रही है पिछले 1 से 1.5 महीने में, और पीएसयू बैंक्स मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली आने वाले समय भी अच्छा ही करेंगे। पीएसयू बैंक थोड़ा बेटर रहेंगे और निफ्टी बैंक को लेकर भी आउटलुक आप सुन रहे थे। अरे लवलेश सर, एक बात बताओ, मिड कैप स्मॉल कैप अपने हाई की तरफ है, निफ्टी बैंक में इतना मूव नहीं है, तो कैचअप किसे करना चाहिए? निफ्टी को करेगा कैचअप या वो नीचे आएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये जो आपने एक डाइवर्जेंस वाली बात करी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा उसमें एक डाइवर्जेंस है। मेरे ख्याल से निफ्टी 50 यहाँ पर बहुत सिलेक्ट स्टॉक्स मूवमेंट हो रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक आने वाले समय में मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगी। जिस तरह से आरबीआई ने लेंडिंग बढ़ाने पर निर्देश दिया है, और उसके बाद हमने रेट कट्स की जो एक संभावना थी पिछले महीने, वो भी देखी थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी निफ्टी 50 को। जबकि स्मॉल और मिड कैप स्पेस में हमको तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है या मार्केट में जो ब्रेड्थ है वो उसमें काफी अच्छी है। आप बोल सकते हैं कि स्मॉल और मिड कैप स्पेस में अच्छी। लार्ज कैप में जब हम मूव कर जाते हैं तो लार्ज कैप में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, और आप बोल सकते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसलिए हमको लगता है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा दबाव में रहेगी। ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी का रहे। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं और शायद पीएसयू बैंकिंग बास्केट इसको थोड़ा कैरी करते हुए दिखाई पड़े। आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आप लेकर आइए। आज कहां से खरीदारी है? दरअसल आज एसबीआई लीड कर रहा है। 2 जून एसबीआई की बर्थडे भी है और उससे ठीक पहले खरीदारी। श्रीराम फाइनेंस में तेजी, जियो फाइनेंस में तेजी। आज नया ब्लैक रॉक फंड लॉन्च करने की बातचीत और एचडीएफसी लाइफ अपने नए ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। एंड लाइक वाइज आज निफ्टी के टूटने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है टाटा कंज्यूमर में, हीरो मोटोकॉर्प में, डॉक्टर रेड्डी में, मारुति में, जहां पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। खरीदारी वाली साइड पर आज जहां खरीदारी है उसमें बढ़ने वाले शेयरों में वारी एनर्जी है, एक खबर है, उसका इंपैक्ट है। पीएसयू बास्केट से बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक है तेजी में। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है एसबीआई कार्ड में, मैरिको में, पीआई इंडस्ट्री में, पेज इंडस्ट्री में, जहां पर बिकवाली है। आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें खरीदारी है नेटको फार्मा में, न्यूज़ फ्लोज का ट्रिगर, और आईडीबीआई, करूर व्यासा बैंक, केन्स टेक, जहां पे खरीदारी
बिकवाली वाली साइड की अगर बात की है तो आज प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा सेलेक्टिव स्टॉक्स में। जो स्मॉल कैप साइड पे वो डाइवर्सिफाइड है, वहाँ पर बिकवाली, जैसे नारायण हृदयालय यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। महारागर गैस की कंपनियों पे एक रिपोर्ट आई है। BLS इंटरनेशनल, FSO सोल्यूशन यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। लवलेश सर, जरा देखना है इसमें एक तो HDFC लाइफ यहाँ क्या करना चाहिए, नया ऑल टाइम हाई ब्रीच कर रहा है ये, और दूसरा SBI, बर्थडे भी है इसकी 2 जून को, क्या किया जाए? एचडीएफसी लाइफ डेफिनेटली अच्छा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऑलमोस्ट उसने, एक आप देखें तो 2021 में जो उसने उच्चतम स्तर बनाया था 780 का, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक 4 साल के बाद ऐसा ब्रेकआउट दिया है। तो अगर हम इसको देखें तो प्राइस खुद ही दर्शा रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। हो सकता है आज या 1-2 दिन में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, जो एक काफी कुछ नॉर्मल सा एक प्राइस का रिएक्शन रहता है ऑल टाइम हाई के पास। पर मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा बेस है, 780 और 790। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ पोलैरिटी बन जाता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ में अगर यहाँ से 2 से 3 टका भी एक गिरावट आती है तो उसमें बुलिश मोमेंटम बने रहेगा। ऊपर में आई थिंक अनचार्टेड टेरी, तो यहाँ से आप गेन्स की ही बात करेंगे, पर यहाँ पर रिस्क मैनेज करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि 780 का एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाकर एचडीएफसी लाइफ में निवेश भी कर सकते हैं। और दूसरा SBI? एसबीआई, देखिए एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो एसबीआई आज मेरे ख्याल से तीसरी बार है जब वो ये 820 से 830 का जो जोन है पिछले 2 से 3 महीने में टच कर रहा है। अप्रैल हुआ, मई हुआ, और फिर अभी ये जून आया और स्टॉक तीसरी बार ये टच कर रहा है। और हैवी वेट बैंक है तो उसमें उतना एकदम तेज मोमेंटम हमको ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा। पर मुझे लगता है जहां ये 830 के ऊपर एक बार बंद होता है सुमित जी, तो यहाँ पर तेजी जो बनेगी, फिर इसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई उच्चतम स्तर रहे 875, 875 से 907, 908 का जोन है, वहां तक के इसमें तेजी बनते हुई। और अब जब हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स में कुछ ना कुछ अच्छी तेजी आई है, तो मेरे ख्याल से अब ये धीरे धीरे एक मोमेंटम जो है पीएसयू बैंक्स में शिफ्ट हो रहा है। पीएसयू बैंक्स में मेरे ख्याल से एसबीआई एक बार 830 के ऊपर क्लोज होता है तो इस रैली को लीड भी करेगा। तो SBI और HDFC लाइफ आज के टॉप गेनर्स, तो जरा इन पे बात करना भी जरूरी था। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी लवलेश सर से किसी सवाल को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप जुड़ सकते हैं ईमेल आईडी के जरिए, यानी कि money9query@tv9.com। और उसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी। कमेंट के जरिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर भी आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। लवलेश सर, कोई और शेयर पे जाऊं मैं या दर्शकों के सवालों के जवाब लूं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार शो से पहले ना सर अपनी एक लेटेस्ट फोटो भेजना, क्योंकि आपकी जो फोटो हमारे पास है और आपका जो अभी का अपीयरेंस है, इन दोनों में उतना ही अंतर है, इतना जमीन और आसमान में होता है या फिर निफ्टी बैंक में होता है। सो इसीलिए बिल्कुल अगली बार जरा ना एक फोटो भेजना। बिल्कुल मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को 2015 से देख रहे हैं। हाँ, और मैंने वो जो फोटो है मेरे ख्याल से आज से 3 साल पुरानी भी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपडेट तो डेफिनेटली बनता है। मतलब सच में वो फोटो आपकी उस जमाने की जिस जमाने में आप शुरू शुरू में आया करते थे, और वहां से लेके ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो गया, लेकिन फोटो वही की वही रखी हुई है। तो जरा नई फोटो भेजना सर, जरा दर्शकों को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। चलो अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। तो सबसे पहले सर एक सवाल आया है महानगर गैस के ऊपर। अनुपम जी का सवाल है, उन्होंने भाव नहीं लिखा कहां पर क्या खरीदारी है उनकी, लेकिन महानगर गैस में वो निवेशित हैं, तो करा क्या जाए? थोड़ा सा स्लो मूविंग काउंटर है। अभी जैसे आपने बताया कुछ रिपोर्ट भी आई थी, पर मुझे लगता है कि इसने जो एक मोमेंटम अभी बिल्ड करा है ऑलमोस्ट पिछले पूरा 2025 इसने एक रेंज में निकाला है। फिलहाल 1440 के ऊपर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। ओवरऑल स्टॉक अगर आप देखें तो 2024 के उच्चतम स्तर से नीचे ही है, और जबकि मार्केट अपने उच्चतम स्तर की करीब जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इसमें निवेश करा हुआ है तो बने रहे। 1400 के नीचे स्टॉक में अगर होता है तो वीकनेस आएगी, जब तक कि 1400 के ऊपर है मेरे ख्याल से ऊपर में 1570 से 1590 का स्तर एक बार स्टॉक को टेस्ट करना चाहिए। तो महानगर गैस को लेकर एक राय आप सुन रहे थे। विशाल जैन साहब के पास टाटा स्टील के शेयर में वो एंटर करने की सोच रहे हैं, तो क्या ये भाव पे एंटर करना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? नहीं, अभी अवॉइड करें। 155 से 150 का जोन है। टाटा स्टील लंबी रेस का घोड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आप निवेश तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर रिस्क थोड़ी आपकी फेवरेबल तब हो जाएगी जब ये स्टॉक आप 155 से 153 के आसपास करेंगे, तो वहां पर इसका डाउनसाइड थोड़ा सा कम हो जाता है। 143 के उधर अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन है।
और ऊपर तो मेरे ख्याल से 170 से 185 तक के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने के लिए खुले हैं, और डेफिनेटली इसमें बाय की रणनीति बना सकते हैं। तो बाय साइड की रणनीति आप टाटा स्टील में बना सकते हैं, और अगर आपको लोअर लेवल पे मिल जाए, जो लेवल्स आपको बताए हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी रणनीति बनाएं। आशीष सक्सेना साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास कैप्री ग्लोबल के शेयर हैं, 183 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइट रहने वाला शेयर है आमतौर पे, 172-73 में कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, यहाँ पर मैं इनको स्टॉक में एक स्टॉप लॉस दूंगा। देखिए 156 का स्टॉप लॉस लगा है। आपकी जो करंट भाव है 173 उससे दूर है, पर ये थोड़ा सा आउट ऑफ लिक्विडिटी भी रहता है एकदम। कभी कभी इसमें हमने देखा है कि लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम एकदम थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और फिर एकदम से पंप होता है। तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर आपके पास निवेशित है तो 156 का स्टॉप लॉस लगाकर बने। तो 156 करीब का एक स्टॉप लॉस आप लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा वॉल्यूम ड्राई रहता है, तो ज़रा ध्यान संभल कर रणनीति अपनी इसके अंदर आप बनाइएगा। वारी एनर्जी 2625 रुपये के दाम पर प्रजापति साहब ने खरीद रखा है। उनका जो व्यू है वो मीडियम टर्म का है। आज वारी एनर्जी अच्छी तेज़ी में भी है, वो न्यूज़ फ्लो आया, कंपनी को एक यूएसए पेटेंट मिला है, 3100 रुपये चल रहा है, क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल बने रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई निवेशक यहाँ पर एनर्जी स्पेस में और इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश भी करना चाहता हो, तो मेरे ख्याल से आज जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दे रहा है। तो बने रहे, 3100 रुपये भाव आ रहा है। मेरे ख्याल से आज ये एक लास्ट हर्डल है। इसके ऊपर जो इसमें रेजिस्टेंस है स्टॉक में सीधे 3465 से 3470 के आसपास है। तो एक 20% का अपसाइड तो यहाँ पर 20% का दिख ही रहा है। बिल्कुल बने रहे। मेरे ख्याल से अगर कोई निवेशक इसमें पोजीशन भी लेना चाहता है तो 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय की रणनीति बिल्कुल डेफिनेटली इसमें रहेगी। ऊपर में 3450 3470 ये इनिशियल टारगेट है। 3450 3470 के टारगेट्स के लिए आप वारी एनर्जी को अदरवाइज देख सकते हैं। वापस रिदम के अंदर ये स्टॉक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले एक तेज़ी आई, फिर हल्का हुआ, फिर दोबारा भी यहाँ पर रिदम बनते हुए दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जियो, ये दोनों हैं रमेश जी के पास, और ये पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों में इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं कि छोटी अवधि के, लेकिन क्योंकि ये रीसेंट प्रॉफिट की बात करें तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ छोटी अवधि के निवेशक होंगे। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? अगर आपको देखिए मुनाफा हो रहा है और अगर आपकी अवधि, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप मुनाफा बुक करके दूसरी पोजीशन लें, तो मेरे ख्याल से ठीक है। और अगर आपका मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पर एक 1470 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। करंट भाव से मेरे ख्याल से 3% तक के डाउन साइड का स्टॉप लॉस है। तो 1470 का एक स्टॉप लॉस लगाए, बने रहे स्टॉक में। मेरे ख्याल से रिलायंस में 1530, ये शॉर्ट टर्म में ही बताऊंगा, 1530 से 1535 ऊपर दिख सकता है। दूसरा जो जियो फाइनेंशियल है, काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छी तेजी है। मेरे ख्याल से इवेंट की वजह से उसमें अभी एक ब्लैक रॉक के साथ इनका जो वो है वेंचर, मेरे ख्याल से उसकी वजह से एकदम मोमेंटम आया है। लेकिन जियो फाइनेंशियल में भी मुझे लगता है कि 315 से 316 एक अच्छा एक स्तर है जहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल में भी 340 से 45 तक का अपसाइड और देखने को आपको मिल सकता है। तो आप जियो फाइनेंस को लेकर और रिलायंस को लेकर भी राय दी जा चुकी है। तो रवलेश सर, अगर कोई रिलायंस में नई पोजीशन लेना चाह रहा है तो वो एंटर करे अभी या अभी वेट करे? तो रिलायंस देखिए, अगर आपको मेरे ख्याल से इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम कभी भी निवेश कर सकते हैं, ये ऐसा स्टॉक है। लेकिन हाँ, एक बात आ जाती है कि कहाँ तक के आपका साइकोलॉजिकली आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डाउन साइड देख सकते हैं। मुझे लगता है कि रिलायंस में 1470 से 80 का जोन है, वहां पर अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक अपने उच्चतम स्तर की ओर ही जा रहा है। मेरे ख्याल से एक आखिरी हर्डल ये 1510 से 1520 का लेवल है। इसके बाद इसमें सीधा आपको 1610 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको रिलायंस में कमजोरी दिखे, मार्केट में 1-2% की अगर कमजोरी आए और रिलायंस आपको 1470 1480 मिले, तो डेफिनेटली उसमें फिर से आप बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1470 1480 अच्छी रेंज होगी उसमें निवेश करने के लिए। और जो ये अभी इस समय सबसे ज़्यादा बीटन डाउन स्पेस है, जैसे कि आईटी से टीसीएस हुआ या एशियन पेंट हुआ, इस तरह के शेयरों पे क्या व्यू रख रहे हो आप? देखिए, एक इसमें एक
सिंपल सा फंडा आपको बताऊं सुमित जी, क्या होता है हर बुलिश रैली में एक नया लीडर होता है। मेरे ख्याल से एशियन पेंट हुआ, आईटीसी हुआ, दूसरे ऐसे स्टॉक्स हुए, सीमेंस वगैरह जैसे हुए, इन्होंने नेस्ले हुआ, इन्होंने बहुत एक अच्छी रैली एंजॉय करी है और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है लंबी अवधि में। मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 2 महीने में इनमें और कंसोलिडेशन ही रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टॉक्स में ट्रैक्शन बने रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर एक रेंज में चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बड़े स्टॉक्स में आपको देखने को एकदम रैली नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इवेंट ड्रिवन हो सके, पर मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 2 महीने तो इनमें अभी फिलहाल कोई ऐसा मोमेंटम हमको बिल्टअप नहीं देख रहा। हाँ, यहाँ पर जैसे इवेंट की वजह से या न्यूज की वजह से कोई स्टॉक जैसे लाइमलाइट में है, जैसे अभी वारी हुआ, जियो फाइनेंशियल हुआ, तो इनमें आपको एकदम तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है और आने वाले 2 से 3 साल के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 2030 के लिए बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे एशियन पेंट्स वगैरह, आप उनमें, नेस्ले हुआ, आप उनमें निवेश करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये मोमेंटम दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उसमें फिर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हम्म। तो आपको एक राय दी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पहले और बाद में, ये जो लीडर्स अभी नीचे की तरफ बैठे हुए हैं जैसे कि टीसीएस और एशियन पेंट, इनमें आप किस तरह की रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास गजोधर जी का, ये ऑफिस स्पेस और एजैक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों पर राय पूछ रहे हैं। ऑफिस स्पेस भी हाल की लिस्टिंग है और एजैक्स इंजीनियरिंग भी हाल की लिस्टिंग है, तो चार्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लवली सर, लेकिन अदरवाइज करना क्या चाहिए इनमें। नहीं, मेरे ख्याल से न्यूली लिस्टेड स्पेस है। अगर आप इसका ओवरऑल देखें तो 4,500-5,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर आप इसका जो जितना अवेलेबल डेटा है ऑफिस स्पेस का, मेरे ख्याल से साइडवेज ही आप देखिए, पिछले अगस्त से स्टॉक में एक साइडवेज जोन बना हुआ है। मैं अगर ऊपर का स्तर बताऊं तो 700 के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद जो मोमेंटम बनता है, वो अभी फिलहाल तो ऑफिस स्पेस में देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से 690 से 685 का जोन है, वो स्टॉक को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्टॉक में फिर से हमको तेजी देखने को मिल सकती है और फिर हम बोल सकते हैं कि 850 900 ऐसे स्तर दिखे। पर जितना डेटा है, मेरे ख्याल से 690 700 इस स्टॉक के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर वो ब्रेक होता है तभी इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। सुमित जी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? एजैक्स इंजीनियरिंग। Yes। आप ट्रैक कर पा रहे हो इसे। मैं सिंबल ही देख रहा हूँ जैश इंजीनियरिंग का। एजैक्स, AJAX। अच्छा, ए जे, ओके। मैं ये JAS पे था। 544356 BSE कोड है इसका। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से देखिए, स्टॉक में इतना डेटा जो अवेलेबल है, अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, पर अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद एकदम से तेजी आई थी स्टॉक में। अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेंचमार्क बनेगा चार्ट में या प्राइस के लिए, वो है नीचे में 580 का स्तर। और स्टॉक वहीं पे से लिस्ट हुआ था और उसके बाद हमने तेजी देखने को मिलेगी। जब तक कि स्टॉक अभी 580 के ऊपर रहेगा, मेरे ख्याल से इसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आप बोल सकते हैं कि 670 से 675 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेटा कम है और वॉल्यूम देखें तो अभी फिलहाल तो काफी कम है। अगर इसके प्रीवियस अप्रैल के वॉल्यूम से देखें, मेरे ख्याल से मोमेंटम बने रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कि स्टॉक में एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब तक के स्टॉक 580 के ऊपर है, अगर आपका नजरिया लंबा है, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो मेरे ख्याल से 605 का एक स्टॉप लॉस सही रहेगा। ऊपर में 670 से 675 तक की तेजी देख सकते हैं। 670 675 तक की तेजी आ सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस को आप जरूर कैरी करिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। हमारे एक और दर्शक हैं जो कि मेंबर भी हैं, बालकृष्ण कपूर साहब, इनका एक सवाल आया है आइनॉक्स ग्रीन पर। करीब 120 शेयर हैं और 139 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें लवलेश सर। देखिए, स्टॉक बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी हुआ, आइनॉक्स विंड, दोनों स्टॉक में काफी अच्छा है, पर आइनॉक्स विंड यहाँ पर ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आइनॉक्स ग्रीन मेरे ख्याल से अभी भी रेंज में है, ऊपर में 172, नीचे में 141। ये इसकी यूजुअली एक रेंज है। ये 2024 के लास्ट क्वार्टर में भी इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेंज में काफी अच्छा समय व्यतीत करा, पर उसके बाद ब्रेकडाउन जो हुआ वो नीचे की तरफ हुआ। मेरे ख्याल से 142 का एक सपोर्ट काफी अच्छा है आपका। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें 2023-24 का अच्छा खासा लीडर था ये। तो ये जो कंसोलिडेशन देख रही है, मेरे ख्याल से ड्यू था।
अगर आपका थोड़ा सा नजरिया लंबा करे, मेरे ख्याल से 140 का स्तर स्टॉक को नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर में वापस से हमको 170 से 181 तक का भाव देखने को मिल सकता है, और एक बार वो हर्डल क्रॉस होता है फिर स्टॉक अपने उच्चतम स्तर जो 2,225 रुपए का है, वहां तक जा सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको आयनॉक्स ग्रीन के संदर्भ में। एक सवाल कमलेश भट्ट साहब का आया है। ये इनके पास दो ऑप्शन की पोजीशंस है। एक है अदानी टोटाल को लेके 700 की कॉल है 28-22 के दाम पर इन्होंने ले रखी है, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। दूसरा टाइटन की कॉल है 3680 के दाम पे, मतलब 3680 की स्ट्राइक की 93 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इन दोनों में। टाइटन की 3680 की ले लेते हैं। जी। देखिए, मैं इनको अंडरलाइन के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि हम नॉन लीनियर का हो जाता है डायनामिक, तो उस हिसाब से मैं इनको अंडरलाइन को बोलूंगा कि 3660 का स्टॉप लॉस टाइटन में लगे। अगर अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट 3660 के नीचे जाता है तो इसमें फिर गिरावट देखने को मिलेगी, तो आप वहां पर आपकी कॉल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जहां तक कि अपसाइड है, मैं इनको ये बताऊंगा 3700 आपका स्टॉक में रेजिस्टेंस है। अच्छा है कि फ्रेश ब्रेकआउट है, पर आपकी जो खरीदी है काफी मैं बोल सकता हूँ कि तेजी के बाद थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम में अगर डिके हो तो आप मतलब वो नॉर्मल रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर 3660 रुपए का आप अंडरलाइन में स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक कि इसके ऊपर है, मेरे ख्याल से मोमेंटम बनना चाहिए ऊपर में। स्टॉक काफी बुलिश है, बस तकलीफ ये है कि अभी फिलहाल साइडवेज में है, और ये इसकी रेंज है 3700 से 3660। तो अगर रेंज के नीचे जाता है तो आपको कॉल ऑप्शन एग्जिट कर लेना चाहिए। हम्म। और और दूसरा दूसरा अदानी एटीजीएल का टोटल। स्ट्राइक क्या थी? जी, उन्होंने एटीजीएल की जो पोजीशन ले रखी है उसमें 700 की। ठीक है, 700 का स्ट्राइक प्राइस है, काफी आउट ऑफ द मनी है। और अगर इसका मैं देखिए, फिलहाल तो 676 आ रहा है, काफी आउट ऑफ द मनी है। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर अंडरलाइन का मैं आपको एक नेचर बता देता हूँ। अदानी टोटल में जब भी तेजी आती है, मुश्किल से 1 से 2 दिन की रहती है, क्योंकि स्टॉक काफी एक रेंज में है। और हम बोल सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड तो है ही स्टॉक में। तो 1 से 2 दिन की तेजी आती है, उसके बाद स्टॉक में हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मैं इनको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप अंडरलाइन एक बार 682 683 की रेंज क्रॉस होगी तो वापस से 695 जा सकता है। कोशिश करें कि जैसे ही स्टॉक या आपका जो ऑप्शन है कि स्ट्राइक के प्राइस पास आए, आपको थोड़ा बहुत भी उसमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक करके निकले, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मोमेंटम या फ्रेश ब्रेकआउट भी नहीं है एटीजीएल में। हो सकता है कल एक तेजी आई हो तो आपने एकदम 800 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, पर मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस बनी रहेगी। अंडरलाइन में आप स्टॉप लॉस लगा लें, अगर एटीजीएल 668 तोड़ता है तो आप आपकी कॉल ऑप्शन की पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो आपको दोनों ही स्टॉक्स को लेकर राय यहाँ पर दी जा चुकी है। अब चलते हैं सूरत, वहां पे हमारे साथ नील वर्मा साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। वर्मा साहब नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार वर्मा साहब, क्या हाल चाल है सूरत के? काफी बारिश हुई थी वहां तो सुना। सर बढ़िया। जी जी जी, बीच में काफी अच्छी बारिश हो गई यहाँ पे। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। क्या सवाल है आपका आज? जी सर, मैंने ना ये वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड 475 रुपए पे 500 शेयर लिए हैं। ठीक है। तो इसका मैं एक लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल में सोच रहा हूँ क्या आउटलुक हो सकता है। ओके, आपने खरीदारी कब की थी वर्मा साहब? रिसेंटली खरीदी है, मतलब लास्ट मंथ में। ओके, और अब आप इसको कितना समय दे सकते हैं? 2 से 3 साल होल्ड 2 से 3 साल। ओके, तो शर्मा साहब क्या करा जाए? इन्होंने खरीदारी कर रखी है वरुण बेवरेजेस में, 500 शेयर हैं और 475 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और थोड़ा भागा हुआ शेयर ज़रूर है, एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी क्या किया जाए? नहीं, ठीक है, अगर नजरिया सुमित जी इनका आने वाले 2 से 3 साल का है तो मेरे ख्याल से वरुण बेवरेज काफी अच्छी पिक है। मेरे ख्याल से स्टॉक ऑब्वियसली आउट परफॉर्म कर रहा है, और जो करंट इसका कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं करेक्शन है, मेरे ख्याल से 410 से 420 की रेंज के आसपास उसमें वो आप बोल सकते हैं एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है।
लंबे नजरिए से देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉक में ऐसा कुछ नेगेटिव संकेत नहीं है जो हमको यहाँ पर बोल रहा हो कि स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक ऑब्वियसली एक अच्छा, हम बोल सकते हैं कि आउट परफॉर्मर रहा है। 410 से 420, अगर इनको मैं इतना लंबा नजरिया है तो अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी एक 10% की गिरावट होती है तो आप इसमें और मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम 410 से 414, तो फिलहाल तो ये काफी अच्छे स्तर पर निवेशित है। मगर अगर इसमें और थोड़ी कमजोरियां हैं तो भी इसमें निवेश बिल्कुल कर सकते तो अगर थोड़ा कहीं गिरावट और आए वर्मा साहब, तो आप थोड़ा और निवेश बढ़ा सकते हैं। बने तो रहिए ही, लेकिन गिरावट में और थोड़ी एडिशन कर सकते हैं, बस छोटी क्वांटिटी में रखिएगा, धीरे धीरे आप उसको स्टैगर वे में ऐड करिएगा। अगला सवाल मनोज मानस साहब का आया है। इनके पास बजाज हाउसिंग के शेयर हैं 123 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें शर्मा साहब? हैं। इस बजाज हाउसिंग में देखिए अभी ओवरऑल जो लिस्टिंग का एक ये आप बोल सकते हैं इवेंट हुआ था, एकदम एक ही दिन में अच्छा खासा रिटर्न, वहां से स्टॉक में एक करेक्शन आया। अभी फिलहाल ये हो रहा है देखिए कि एक लोअर हाई लोअर लो था स्टॉक में, 106 107 के आसपास बॉटम बना, स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे में स्टॉक 115 से 114 का जो स्तर है उसको रिस्पेक्ट करे, या फिर हम बोल सकते हैं कि बुल्स उसको डिफेंड करे। देखिए 115 के ऊपर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको ऊपर में 135 वापस दिखना चाहिए। एक बार स्टॉक 135 तोड़ता है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है या ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और फिर 147 से 150 तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है। 114 113 का जोन आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक तो मेरे ख्याल से और गिरावट के 105 तक बन सकती 113 114, वो जो पुराना लो था शर्मा साहब, वो जो आईपीओ के आसपास बनाया था 104 रुपए 103 रुपए का शायद लो था, वो टूटे है क्या? है। नहीं वही मेरे ख्याल से सुमित जी, यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग ये इवेंट है कि स्टॉक ने 102 से 103 पर अच्छा खासा लो बनाया। अब स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है, तो अच्छी बात है कि उस लो के बाद जितने भी प्राइस में लो बने वो हायर ही बने। तो यहाँ पर एक हायर लो तो बना है 116 115, तो मैंने कंजर्वेटिव साइड थोड़ा 114 बोला है। अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पर एक हायर हाई बनना चाहिए 136 तक। लेकिन बस यही है कि 114 का अगर स्तर टूटता है तो वही जो आईपीओ के बाद एकदम जो इसने एक लो बनाया था 102 103 का, वहां तक फिर इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती एक चीज़ और देखना ये शर्मा साहब, जरा अगर कंपेयर करो आप बजाज हाउसिंग और टाटा टेक को, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम के आए हुए आईपीओ हैं और दोनों में ही लोगों का बहुत इंटरेस्ट आया था उस टाइम पर। इन दोनों में कोई बेटर दिख रहा है क्या? है। नहीं, दोनों में मेरे ख्याल से देखिए टाटा टेक भी अगर मैं देखूं तो ये हम बोल सकते हैं कि हायर लो बना है, लेकिन टाटा टेक में तकलीफ ये है कि स्टॉक अगर वापस से 660 650 का जोन भी मतलब आप बोल सकते हैं ब्रेक करता है तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। और दोनों में अच्छी खासी हमने आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट देखा था। दोनों की लिस्टिंग का सिर्फ एक दिन पहला दिन था, उस दिन अच्छा था दोनों स्टॉक, बिल्कुल आपने सही पहचाना कि दोनों स्टॉक में से ही गिरावट है। और टाटा टेक ने भी लो बनाया, सिमिलर फॉर्मेशन है, हायर लो फॉर्म करा है, लेकिन इसमें फिर वो स्तर 660 का बन जाता है। जब तक इसके ऊपर है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन या कंफर्ट पोजीशन में। लेकिन 660 के नीचे टूटा, फिर नीचे वापस से इसका जो 590 580 का जोन है वापस से दिखा सकता तो दोनों का कंपैरिजन इसलिए भी ज़रूरी था कि उसी के इर्द गिर्द ही कहीं ये स्टॉक लिस्ट हुए थे, तो इन पे भी बात करना ज़रूरी था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं और एक सवाल भी आया है हमारे साथ। बोधयन चौधरी जी का एक सवाल आया है। इनके पास स्टैनली लाइफस्टाइल के शेयर हैं, ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, 316 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 80 शेयर है, आईपीओ भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो नहीं हुआ था, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? देखिए फिलहाल 345 का भाव आ रहा है। ऑब्वियसली जो इसका एक हम बोल सकते हैं कि पिछले एक साल को अब हो ही गया है, जो परफॉर्मेंस रहा है इतना खास नहीं रहा है। और फिलहाल मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी भी एक हम बोल सकते हैं ऊपर में 365 से 360 का ऐसा एक जोन है जहाँ पे बिकवाली हमको देखने को मिल रही है। जब भी स्टॉक वो लेवल पे जाता है हमको बिकवाली देखने को मिली है। तो अगर ये 360 365 के ऊपर क्लोज हुआ, 365 मान लो उसके ऊपर क्लोज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में 336 का एक बार लेवल टूटता है तो जो बियरिश मोमेंटम है वो जारी रहेगा। स्टॉक वापस से अपने जो निचले स्तर है 280 275
वो देख सकता है। तो यहाँ पर निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है, और 336 के एक स्टॉप लॉस लगा है अगर निवेशित हो तो। अगर इसके नीचे जाएगा तो और इसमें बिकवाली देखने को मिल सकती तो इसके नीचे जाएगा तो थोड़ी और बिकवाली गहरा सकती है, लेकिन वो लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता भी नहीं आमतौर पे। सो किसी भी नए आईपीओ में एक समय आपको देना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ पर कैसे ये मूव करते हैं। मनोज मानस साहब के पास IIFL सिक्योरिटीज़ के शेयर हैं, यहाँ क्या करें? है। ये IIFL फिलहाल इसका जो स्तर आ रहा है, मैं बताऊं, ट्रेंड जो है वो साइडवेज ही है। स्टॉक में आप बोल सकते हैं कि गैप डाउन हुआ था, ये बात है फरवरी 2024 की। और वो काफी एक पैनिक गैप डाउन था। स्टॉक में एक ही दिन में 600 के लेवल से स्टॉक 370 आया था, और फिलहाल उसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक कि स्टॉक ऊपर में वही 570 से 590 का जो जोन है जहां से हमने गैप डाउन देखा था, तब तक कि इस स्तर को नहीं तोड़ता, जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना है वो बने रहेगा स्टॉक में। उसके बाद काफी इवेंट हुए, स्प्लिट भी आया, पर जब तक कि स्टॉक 590 से 570 का जोन नहीं तोड़ता, मुझे लगता है ये रेंज बनी रहेगी। ऊपर में 530, नीचे में 318। अगर फिलहाल किसी के पास है इस स्टॉक, तो मैं शॉर्ट टर्म में आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 460 का स्टॉप लॉस। 460 के नीचे स्टॉक में वापस से गिरावट हमको 390 से 385 तक देखने को मिल सकती ओके। राहुल वर्मा साहब के पास कोलगेट है और उन्होंने 2980 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। 5 साल का वो नजरिया लेकर चल रहे हैं। सर, ये जितनी भी कंपनियां हैं, कोलगेट, जिलेट, प्रॉक्टर, ये सब हैं तो बहुत स्लो मूवर, इवन HUL, MNC जाइंट्स, लेकिन हैं सबके सब स्लो मूवर। क्या किया जाए इनमें? है। नहीं देखिए, यहाँ पर कुछ होते हैं ऐसे जो आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं। जैसे नेस्ले मुझे लगता है कि काफी अच्छे लेवल पे है। जहां तक कि हमने बात करी कोलपाल, तो 2900 की इनकी खरीदी है, फिर वहां से तो इनको 20% का सामने से नुकसान हो ही रहा है। और दूसरी बात, स्टॉक 2350 का जो इसका एक आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम है, 2024 में भी वही था, अभी भी वहां से एक बार हमको रिवर्सल उसी के आसपास दे रहा था। तो वहां से अगर एक बार और गिरावट होती है तो हमको 2260, 2250। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में अगर आप निवेश कर कर सोचें, तो ये स्टॉक आने वाले मेरे ख्याल से 5 साल में ये जो डाउन साइड है इसको कवर कर देगा। आपकी खरीदी बहुत ऊपर है, मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर नजरिया अपना बढ़ाना पड़ेगा। आपने ऑलमोस्ट वर्स्ट तो देख ही लिया है, 2900 की खरीद है, 2400 आ रहा है, यहाँ से अमूमन 5 से 10% और गिरावट आए तो आ सकती है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक अपने बेस फॉर्मेशन के पैटर्न में, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, नीचे में मुझे लगता है 2300 से 2350 के आसपास में बॉटम बना चाहिए। एकदम तेजी तो बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ा सा इनको पेन देखना पड़ेगा। पर नजरिया यहाँ पर अगर आप 4 से 5 साल का करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल से स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, उतना ही रिटर्न डिलीवर करना। तो पोटेंशियल है, लेकिन कुछ समय में नहीं देने वाला ये। जैसे नेस्ले की बात हो रही है, नेस्ले एक बढ़िया तेजी दिखाई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई है। सो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप वो समय दे सकते हो तो आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हो। शिवांश फैमिली, इनका एक सवाल आया है, JSW इंफ्रा को लेकर 290 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और टोरेंट भी, आज टोरेंट में वो खबर भी आई है, टोरेंट फार्मा में इन्होंने JB केमिकल का हिस्सा खरीदा है। सो टोरेंट फार्मा और JSW इंफ्रा कैसा दिख रहा है शर्मा साहब? पहले टोरेंट फार्मा को देख लेते हैं। देखिए, टोरेंट फार्मा में अभी अच्छी तेजी आई है। अगर आप देखें तो एक फ्लैट पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। मैं एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब भी स्टॉक में एक 90% की तेजी के बाद ये पैटर्न बनता है, तो एवरेज जो रिटर्न रहता है आने वाले समय में वो 60 से 70% रहता है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1800 से आप देखिए 3600 का एक हाई बनाया, 3 से 4 महीने का आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने का एक अच्छा कंसोलिडेशन है। उसके बाद इसमें अभी फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। आज थोड़ा सा हमको देखा है कि ऊपर के लेवल पे एकदम गया, तो थोड़ी सी वीकनेस है। पर मुझे लगता है कि 3300 से 3250 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है टोरेंट फार्मा में। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से 3560 जो इसका ऑल टाइम हाई है, वो आप इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। अगर वो तोड़ता है तो और 15 से 20% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो पैटर्न के हिसाब से टारगेट काफी ऊपर है। पर यहाँ फिर भी मैं आपको कंजर्वेटिव बताऊं तो ऑल टाइम हाई जो इसका 3500 से 3600 के आसपास है वो, और वो ब्रेक करा फिर तो मेरे ख्याल से ऊपर में और अपसाइड देखने को मिल सकता है।
दूसरा स्टॉक JSW इंफ्रा का, जो आपने कौन सा था दूसरा स्टॉक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 300 वाला। JSW इंफ्रा ना, 300। देखिए, इसमें आप बोल सकते हैं कि आईपीओ के बाद अच्छी तेजी तो ये आउट परफॉर्मर तो है। आईपीओ में भी इंटरेस्ट आया, लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद स्टॉक ने काफी उच्चतम स्तर टच भी करे 360। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप देखें चार्ट पे, तो ऑलमोस्ट एक ड्यू था। पर अच्छी बात यह है कि स्टॉक में हायर लो फॉर्मेशन ही है। एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है 322 का। अगर वहां पर एक ट्रेंड लाइन में देखूं तो हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। 322 के ऊपर स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हम वो नेकलाइन में जोड़ दें उसकी डेप्थ, तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑल टाइम हाई है तो इजीली आ जाएगा। JSW इंफ्रा में मैं ये सजेस्ट करूंगा 322 से 325 के ऊपर क्लोज होने दे, सस्टेन होने दे 102 दिन, तब इसमें मेरे ख्याल से आप पोजीशन बना सकते हैं। पर फिलहाल इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। 322 के ऊपर सस्टेन करें तो एक बार को आप पोजीशन को लॉन्ग साइड पे देखें। अभी के लिए इसको एटलीस्ट अवॉइड करें, 2-4 दिन हो जाने दीजिए 322 के ऊपर, फिर खरीदारी कर लीजिएगा। डॉक्टर रेड्डीज पे एक सवाल है। करीब 1144 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 1400 रुपए का लक्ष्य ये साध रहे हैं। आपको लगता है 1400 रुपए जल्द आएगा, और आएगा तो कब तक? थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि स्टॉक जो 1400 का स्तर है, कंटिन्यूसली कोशिश तो कर ही रहा है उसको ब्रेक करने की। ख्याल से पिछले अगर आप पूरा वो देखें परफॉर्मेंस उसका अगस्त से, तो स्टॉक बार बार 1400, 1380 और अब फिलहाल 1360। थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है स्टॉक को सस्टेन करना। अच्छी बात यह है कि जो रिसेंट फॉर्मेशन है काफी बुलिश है। स्टॉक में जो करेक्शन है मेरे ख्याल से 1240 से 1250 के स्तर पर थमना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर आपको एक स्टॉप लॉस दूं तो 1160, ये एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 1370 से 1380 का जो जोन है वहां पर बिकवाली होगी। तो अगर आपको स्टॉक थोड़ा सा भी गेन में दिखे और उस रेंज में दिखे तो आपको मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। तो आपको अगर 1400 या 1300 प्लस की रेंज में कहीं दिखना शुरू करे, थोड़ा मुनाफा आप ले लीजिएगा। लेकिन रेडीज को लेकर राय मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी आपके सामने रख दी है शर्मा साहब ने। इसके अलावा एक और सवाल हमारे साथ पूछने के लिए कोलकाता से रणदीप डे साहब मौजूद हैं। डे साहब नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार डे साहब। एक्चुअली सर मेरे को जेन टेक्नोलॉजी है 50 शेयर 198.40 में लिया था, 2-2.5 साल पहले। तो अभी इसको क्या करे हम समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एडवाइस। डे साहब एक बात बताइए, आपने 198 रुपए में कोई चीज खरीदी, वो 1900 हो गई, 10 टाइम्स हो चुकी है। आप अभी भी उसे लेके बैठे हो। पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप चाहते क्या हो? क्योंकि कैपिटल निकालने के लिए तो आपको सिर्फ अपने 5 शेयर ही बेचने पड़ेंगे, तो ही आपका कैपिटल निकल आएगा। सो अब आप चाहते क्या? मेरा कोई अर्जेंसी नहीं है, वो इतना रिटर्न दे रहा है, अगर कुछ हम रख भी सकते हैं। ओके, तो क्या करना चाहिए शर्मा साहब इनके लिए जेन टेक्नोलॉजीज में? क्या ये अपना कैपिटल निकाल लें, फ्री के शेयरों को थ्रू आउट लाइफ रख लें, या पूरी पोजीशन को होल्ड करें स्टॉप लॉस साथ? क्या करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ऑब्वियसली सलाह यही रहेगी। पर इसमें एक देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो राकेश झुंझुनवाला साहब के पास क्रिसिल के शेयर्स थे। मेरे ख्याल से उन्होंने काफी पहले निवेश करा था, पर वो निवेश उन्होंने कुछ सालों में उसमें से प्रॉफिट बुक करा था, और वो प्रोसीड से उन्होंने अपना जो ड्रीम हाउस था, ड्रीम आप बोल सकते हैं सपनों का घर, वो बनाया था। तो बैकड्रॉप में हम ऐसा बोल सकते हैं, देखते हैं लोग कि ठीक है बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद स्टॉक में और तेजी आ गई। तो यहाँ पर इनका केस सेम है। इनकी खरीदी बहुत अच्छे भाव पे है, 1900 रुपये आ रहा है। आप रख सकते हैं, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। पर मुझे मेरा ये भी सलाह रहेगी, आपको अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आप कैपिटल का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप इसकी में से कुछ ना कुछ 30-40% बिल्कुल वो प्रॉफिट बुक करके, आपको अगर ऐसा बिल्कुल नेसेसिटी होती है कहीं एक्सपेंस की, तो आप बिल्कुल वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ना, स्टॉक में आप बने रहिए। डेफिनेटली स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम बना है। यहाँ पर 1977 भाव है, डाउन साइड तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक अच्छा ही है, और जो सेक्टर से आता है वो तो इनफैक्ट अभी डबल डिजिट CAGR से ग्रो करेगा आने वाले 5 से 10 साल। तो डेफिनेटली होल्ड करिए। पर हाँ, अपनी कैपिटल उतनी निकाल सकते हैं आप। मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा शेयर ही बेचेंगे तो आपकी जो कैपिटल आपने निवेश करी थी, आप उसका तो मेरे ख्याल से मार्केट से निकाल कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो शर्मा साहब एक बात बताओ, ये जनरल है, मतलब खाली डे साहब के लिए नहीं, सबके लिए। किसी भी शेयर में मुनाफा वसूले कब कब उसमें मुनाफा वसूली करना सही होगा?
देखिए मुनाफा वसूली हम इतने अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने जब प्रॉफिट बुक करा था तब क्रिसिल या जो स्टॉक का भाव था काफी कम था, उसके बाद स्टॉक में एक 50 गुना और तेजी हो गई थी। तो हम बैकड्रॉप में जब हाइंड साइड में देखते हैं तो हमको हमारे सारे डिसीजंस गलत दिखेंगे। एक नई बुलिश रैली आएगी और हमको लगेगा कि शायद हमने बहुत जल्दी अपना कोई सा स्टॉक, आज जियो फाइनेंशियल 320 पे है, किसी ने 240 पे लिया हो तो 270 पे उन्होंने निकल गया हो, तो आज 330 पर देखकर उनको लगेगा कि हमने शायद बहुत जल्दी ये बुक कर लिया। तो ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। अगर अपसाइड का टारगेट देखिए लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता। हम बोल सकते हैं कि गेन्स कितना हो सकता है यहाँ से, जो मार्केट हमको 14 से 15% सीएजीआर पे देता है। पर अपसाइड का टारगेट या मुनाफा कब वसूलना है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला दूं, तो अगर स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए वीकली चार्ट, तो वहां आप ये जरूर समझ सकते हैं कि स्टॉक में एक वीकनेस या आप बोल सकते हैं साइडवेज हो गया है। वो एक बहुत सिंपल तरीका रहेगा समझने के लिए कि स्टॉक बुलिश से साइडवेज या बीरिश कब हो रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको बताया है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको जहां मुनाफा वसूल करना है वो आप कर सकते हैं। डे साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया पेशेंस लेवल आपने दिखाया और अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रहे। एक सवाल आया है केनरा बैंक को लेकर, करीब 109-110 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? डेफिनेटली बने रहे। देखिए पीएसयू बैंक्स में रैली आ रही है, मेरे ख्याल से पीएसयू स्पेस में जो ट्रैक्शन बना है वो आने वाले महीनों में भी दिखेगा। और स्पेसिफिकली अब वो ट्रैक्शन शिफ्ट हो रहा है एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, इन बैंक्स पे। तो मेरे ख्याल से 100 आपकी खरीदी के तो ऊपर ही है, नीचे में 104 का अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक में मेरे ख्याल से यहाँ से 124 से 126 का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है जेएस जिंदल 100 को लेके, माफ़ कीजिएगा लवली साहब, पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं और बोल रहे हैं कि 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं जिंदल 100 को 255 रुपए की एवरेज प्राइस पर, क्या करना चाहिए इन्हें? ये बने रहिए। देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आपके खरीदी भाव से यहाँ पर एक कुछ थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है आपको। पर यहाँ पर 210 से 215 का जो जोन है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। ऊपर में ओवरहेड रेजिस्टेंस है, जो एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं स्टॉक में 380 390 के भाव से। मेरे ख्याल से आपको निचले 200 से 215 के स्तर पर खत्म हो चुका है। यहाँ से स्टॉक में एक साइड 270 तक का बनना चाहिए। तो अगर आपका निवेश शॉर्ट टर्म है तो आप 270 से 285 के जोन में एक बार बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी वर्स्ट देख लिया है, 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, तो मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगा। तो बने रहने की राय आपको दी गई है जिंदल 100 के संदर्भ में, एटलीस्ट यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सीमेंस एनर्जी जायद अली साहब के पास है और इनकी खरीदारी है 1856 की एवरेज प्राइस पर। हाल की ही लिस्टिंग है, डीमर जो कि लिस्ट हुआ है, तो क्या ये अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाए या बने रहें? देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है आप एक काम करिए, 50% मुनाफा बुक कर लीजिए आपकी पोजीशन में, और बची हुई पोजीशन आप रख सकते हैं। 50% का आप मुनाफा निकाल कर बची हुई जो आधा पोजीशन उसको लगे रहने दे। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म का प्लेयर है, तो आपका 50% मुनाफा जो है वो भी आपकी मेरे ख्याल से कैपिटल या जो गेन जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उतना निकल जाएगा, और उसके गेन्स भी निकल जाएंगे, और बचा हुआ 50% मेरे ख्याल से आपको आने वाले 1 से 2 साल में रखे रहेंगे। तो ये स्टॉक जिस थीम पे बेस है, जो थीम आगे जाके प्ले आउट होगी, तो काफी रिलेवेंट है। तो मेरे ख्याल से निवेश की सलाह रहेगी बचे हुए 50% पोजीशन में आप 50% पोजीशन में मुनाफा वसूल कर सकते इस जरा सर्वेश ये लवलेश सर की जरा विंडो में पूरी काटिएगा डॉक्टर साहब। लवलेश सर, ये आपके राइट में कुछ लिखा हुआ है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग रिक्वायर डूइंग थिंग्स दैट आर इमोशनली पेनफुल टू डू, मतलब क्या स्टॉप लॉस? हाँ मेरे ख्याल से देखिए सुमित जी, जब भी मैं निवेशक या ट्रेडर या लोगों से बात करता हूँ तो सब फिक्सेटेड रहते हैं रिटर्न्स पे। ये रिचर्ड वीसमैन का कोट है, अच्छी उनकी किताब भी मैंने पढ़ी है। तो यहाँ पर ये जरूर बताऊंगा कि आपको रिस्क मैनेज करनी है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छे निवेशक जो होते हैं वो रिस्क मैनेजर होते हैं। जब हम रिस्क की बात करते हैं, सबसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आपको सामने से लॉस अगर पोजीशन में है तो काटना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी लॉन्गेटिविटी मार्केट में डिपेंड करती है कि आप अपना लॉस
कितनी जल्दी काटे और अपना विनर कितने ड्यूरेशन के लिए होल्ड करे। तो ये ज़रूरी है, रिस्क रिवॉर्ड बाजार में सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए ये कोट अच्छा है। तो बातचीत में ही नज़र गई तो मैंने कहा जरा पूछा जाए लवलेश सर से इसका मतलब या महत्व क्या समझते हैं वो।